नमस्कार साथियों, मैं हरवीर गुर्जर आप सभी का राज क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। तो साथियों, जैसा कि हमने पिछली क्लास में मानव शरीर की ग्रंथियां शुरू की थी, जिनमें हमने अंतःस्रावी ग्रंथियां सबसे पहले शुरू की और अंतःस्रावी ग्रंथियों में हमने सबसे पहले पीयूष ग्रंथि का अध्ययन किया था। पीयूष ग्रंथि का अध्ययन किया था, पीयूष ग्रंथि कौन कौन से हार्मोन छोड़ती है, ये सारी बात करी थी। उसमें साथियों हमने एक तो ये बात नहीं बताई थी कि जो पीयूष ग्रंथि है वो पैराथायराइड ग्रंथि पर नियंत्रण नहीं रख पाती है। दूसरा एक बात ये भी बतानी थी कि पीयूष ग्रंथि है जो मानव शरीर की दूसरी सबसे छोटी ग्रंथि है, दूसरी सबसे छोटी ग्रंथि है। ठीक है, अब साथियों हम आगे की ग्रंथियों का अध्ययन करते हैं, तो एक एक को आप अच्छे से पढ़ते जाना। तो अब हम दूसरी बात करते हैं। दूसरी ग्रंथि थी अंतःस्रावी ग्रंथियों में थायराइड ग्रंथि की हम बात करते हैं। तो देखिए थायराइड ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि की साथियों यहां पर हम चर्चा करते हैं, तो इसे आउटू ग्रंथि भी कहते हैं, आउटू ग्रंथि। तो साथियों आउटू ग्रंथि भी इसे क्या कहा जाता है। अब साथियों यहां पर एक बात आपको यह ध्यान रखनी है कि अंतःस्रावी ग्रंथियों में सबसे बड़ी यही है, अंतःस्रावी। बाकी सभी बाह्य और अंत में बाह्य ग्रंथि बहिस्रावी ग्रंथि है यकृत, वो पूरे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, लेकिन वो बहिस्रावी है। अंतःस्रावी ग्रंथियों में सबसे बड़ी कौन सी है, तो थायराइड ग्रंथि। तो देखिए आपको यहां पर ध्यान रखना है, अंतःस्रावी ग्रंथियों में, अंतःस्रावी ग्रंथियों में सबसे बड़ी है, सबसे बड़ी है कौन सा हार्मोन स्रावित करती है साथियों, तो देखिए ये थायरोक्सिन हार्मोन स्रावित करती है। कौन सा हार्मोन, थायरोक्सिन। तो देखिए हार्मोन कौन सा स्रावित करती है, तो आपको ध्यान रखना है हार्मोन थायरोक्सिन, थायरोक्सिन। ठीक है, थायरोक्सिन हार्मोन की हम बात करते हैं तो ये दो पदार्थों से मिलकर बना होता है। थायरोक्सिन हार्मोन कितने पदार्थों से मिलकर बना होता है, दो पदार्थों से, एक टायरोसिन और एक आप सभी जानते हो आयोडीन। तो देखिए ये टायरोसिन और दूसरा पदार्थ कौन सा है साथियों, दूसरा है आयोडीन, आयोडीन। ठीक है, तो साथियों देखिए आयोडीन की जब कमी आ जाती है, आयोडीन की जब कमी आ जाती है तो कौन सा रोग होता है, घेंगा रोग। कौन सा, घेंगा रोग हो जाता है, यानी जो गला है जो क्या हो जाता है, सूख जाता है, काफी मोटा हो जाता है। ठीक है, आयोडीन कमी। देखिए थायरोक्सिन हार्मोन का जब स्राव कम होता है तो आयोडीन का भी क्या कमी पड़ जाएगी, आयोडीन कमी होगी तो ग्वाटर रोग, ग्वाटर यानी गलगंड या घेंगा रोग हो जाता है, गला क्या फूल जाता है, बहुत मोटा हो जाता है। ठीक है, ये बात आपको अच्छे से ध्यान रखनी है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि साथियों इसकी कमी से अन्य कौन कौन से रोग होते हैं, अन्य कौन कौन से रोग होते हैं। तो देखिए आयोडीन कमी से तो आपने घेंगा रोग कर दिया, एक्चुअल में ये थायरोक्सिन की कमी होती है तभी जाके आयोडीन कमी हो जाती है। तो आयोडीन कमी से या थायरोक्सिन कमी से एक रोग तो कौन सा, घेंगा रोग। दूसरा देखिए थायरोक्सिन हार्मोन की कमी से, इस हार्मोन की कमी से अन्य कौन कौन से रोग होते हैं, तो देखिए बच्चों में तो होता है साथियों, बच्चों में क्रिटिनिज्म, बच्चों में कौन सा रोग हो जाता है, क्रिटिनिज्म। क्रिटिनिज्म इसमें बच्चा कैसा हो जाता है, मंद बुद्धि, बच्चा क्या हो जाता है, मंद बुद्धि हो जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। बच्चों में क्रिटिनिज्म होता है, बच्चों में कौन सा रोग होता है, क्रिटिनिज्म। उसके बाद देखिए इसकी कमी से एक रोग और होता है मैक्सीडीमा। कौन सा, मैक्सीडीमा। मैक्सीडीमा भी इसकी कमी से होता है, ये ज्यादातर महिलाओं में होता है साथियों, ये ज्यादातर किस में होता है, महिलाओं में। तो आपको थायराइड ग्रंथि से स्रावित हार्मोन का आपको पता ही चल गया, ये सबसे बड़ी ग्रंथि है और इसकी कमी से होने वाले रोग
एक घेंगा रोग जिसमें आयोडीन घट जाता है तब होता है वो, एक क्रिटिनिज्म ये बच्चों में होता है इसकी कमी से, जिससे बच्चे मंदबुद्धि हो जाते हैं। उसके अलावा मैक्सिडीमा, इसमें बहुत भारी शरीर हो जाता है, ज्यादातर महिलाओं में होता है। ज्यादातर किन में होता है? महिलाओं में होता है। कौन से हार्मोन की कमी से होता है? थायरोक्सिन हार्मोन की कमी से होता है। ये बात आपको समझ में आ गई। तो एक हमने दूसरी ग्रंथि भी पढ़ ली है, थायराइड ग्रंथि, जिसे आउटू ग्रंथि भी कहा जाता है। उसके बाद साथियों हम नेक्स्ट ग्रंथि देखने वाले हैं। तो देखिए नेक्स्ट हम इसी के साथ ही देख लेते हैं पैराथायराइड ग्रंथि। तो देखिए नेक्स्ट पेज पर आइए, आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए सभी। तो देखिए अब हम यहां पर देखते हैं पैराथायराइड, तीसरी ग्रंथि पैराथायराइड, पैराथायराइड ग्रंथि। साथियों देखिए पैराथायराइड ग्रंथि से आपसे 2 से 3 सवाल पूछ लिए जाते हैं। पैराथायराइड ग्रंथि से 2 से 3 सवाल पूछ लिए जाते हैं। एक तो इस पर पीयूष ग्रंथि का नियंत्रण नहीं रहता है, तो पहला तो आपको ध्यान रखना है पीयूष ग्रंथि का नियंत्रण नहीं रहता है, पीयूष ग्रंथि का नियंत्रण नहीं रहता है, नियंत्रण नहीं रहता है। ठीक है, एक बात तो ये ध्यान रखनी। दूसरा साथियों पैराथायराइड से देखिए आपको ध्यान रखना है ये ग्रंथि पोटेशियम और कैल्शियम स्रावित करती है, ये आपको ध्यान रखना है। तो देखिए ये ग्रंथि क्या काम करती है साथियों? एक तो साथियों मैंने फास्फोरस नहीं बोलकर पोटेशियम बोल दिया शायद, तो आपको ध्यान रखना है फास्फोरस। एक तो ये क्या करती है? फास्फोरस, एक तो फास्फोरस स्रावित करती है यानी पी आप लिख सकते हो। दूसरा ये कैल्शियम स्रावित करती है, कैल्शियम स्रावित करती है। अच्छा इसकी जब इसके द्वारा जो स्रावित हार्मोन है उसकी कमी के कारण कौन से रोग होते हैं? तो देखिए इसकी कमी से पैराथायरोक्सिन हार्मोन की कमी से कौन से रोग होते हैं? तो देखिए आपको ध्यान रखना है कमी से एक तो टिटेनी रोग होता है, टिटेनी, जिसमें हड्डियों में क्या हो जाता है साथियों? हड्डियों में ऐंठन हो जाती है, हड्डियों में ऐंठन हो जाती है। दूसरा साथियों इसकी कमी से एक रोग और हो जाता है, इसकी वृद्धि से होता है वो। देखिए कमी से तो एक ही ध्यान रखना है आपको, टिटेनी, और इसकी अधिकता से कौन सा रोग होता है साथियों? इसकी अधिकता से कैल्शियम निकल जाता है हड्डियों से। कौन सा? कैल्शियम हड्डियों से निकल जाता है अधिकता से, तब उस रोग को बोलते हैं ऑस्टियोप्रोसिस, ऑस्टियोप्रोसिस। तो देखिए वृद्धि से रोग होता है रोग ऑस्टियोप्रोसिस। तो ये आप ध्यान रखें पैराथायराइड ग्रंथि का मुख्य कार्य। सबसे पहला क्वेश्चन तो आपसे पूछा जाएगा कि कौन सी ग्रंथि है जो पीयूष ग्रंथि से नियंत्रित नहीं होती? तो पैराथायराइड ध्यान रखना है। इसमें जो पैराथायरोक्सिन हार्मोन स्रावित होता है उसकी कमी से कौन सा रोग हो जाता है? तो टिटेनी रोग, इसमें हड्डियों में ऐंठन पड़ जाती है। इसकी वृद्धि से कौन सा रोग हो जाता है? तो ऑस्टियोप्रोसिस रोग हो जाता है, कैल्शियम निकलने लग जाता है हड्डियों से। ठीक है, उसके अलावा आपको ध्यान रखना है इसमें कौन कौन से पदार्थ पाए जाते हैं? एक तो फास्फोरस और एक कैल्शियम। तो साथियों ये हमने तीसरी अंतःस्रावी ग्रंथि कर चुके हैं जिसका नाम पैराथायराइड ग्रंथि है। तो यहां तक का एक बार स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो। आगे हम बढ़ते हैं नेक्स्ट ग्रंथि की बात करते हैं। तो आप साथियों आ जाइए एड्रीनल ग्रंथि, चौथी हम यहां पर देखते हैं एड्रीनल ग्रंथि। तो देखिए एड्रीनल ग्रंथि साथियों, एड्रीनल ग्रंथि को हम क्या कहते हैं? एड्रीनल ग्रंथि को हम कहते हैं अधिवृक्क ग्रंथि। क्या नाम दिया जाता है इसका दूसरा? अधिवृक्क ग्रंथि। ठीक है, अधिवृक्क ग्रंथि इसका दूसरा नाम दिया जाता है, ये आपको ध्यान रखना। ये किडनियों पर होती है यानी वृक्कों पर होती है। ये कहां पर लगी होती है साथियों? किडनी पर।
किडनी पर, है ना, किडनी पर ये स्थित होती है। अब साथियों इससे जो हार्मोन स्रावित होता है, इससे जो हार्मोन स्रावित होता है उसे क्या नाम दिया जाता है साथियों? एड्रीनलिन हार्मोन। तो आपको यहां से ध्यान रखना है हार्मोन कौन सा स्रावित होता है, तो हार्मोन आपको ध्यान रखना है एड्रीनलिन हार्मोन। ठीक है, अब आपको अन्य क्या बात ध्यान रखनी है, इस हार्मोन को देखिए, एक तो आपातकालीन हार्मोन कहा जाता है, जब कोई लड़ाई झगड़ा गुस्सा दिलाने का काम करता है, लड़ाई झगड़ा होता है तो गुस्सा दिलाने का कार्य यही करता है। तो देखिए इसे आपातकालीन हार्मोन कहते हैं, आपातकालीन हार्मोन कहते हैं साथियों। उसके अलावा आपको ध्यान रखना है, एक बात तो ये ध्यान रखनी है, एड्रीनलिन हार्मोन को आपातकालीन हार्मोन या इमरजेंसी हार्मोन कहा जाता है। दूसरा देखिए इसे लड़ो या उड़ो, लड़ो और उड़ो हार्मोन भी कहा जाता है, लड़ो और उड़ो हार्मोन, हार्मोन कहा जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। यानी फाइट एंड फ्लाइट, फाइट एंड फ्लाइट हार्मोन कहा जाता है। इसमें क्या होता है साथियों, बीपी ब्लड प्रेशर क्या हो जाता है, तेज हो जाता है, ब्लड प्रेशर क्या हो जाता है, तेज हो जाता है। तो एक आपको एड्रीनलिन हार्मोन हमने वो ग्रंथि बताई और उसके द्वारा स्रावित हार्मोन की बात आपको बता दी है। एक बार यहां तक का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नेक्स्ट पर हम चलते हैं फिर। तो देखिए नेक्स्ट, नेक्स्ट हम चर्चा करने वाले हैं साथियों। तो देखिए मुख्य बात हम पीनियल ग्रंथि कर लेते हैं एक बार। पीनियल ग्रंथि, पीनियल ग्रंथि, पीनियल ग्रंथि की हम यहां पर चर्चा करते हैं साथियों। तो देखिए इसे तीसरी आंख कहते हैं, एक तो ध्यान रखना है तीसरी आंख, तीसरी आंख कहा जाता है किसे, पीनियल ग्रंथि को। ये यहां पर आप छिद्र करोगे तो इसमें इसी लाइन में क्या मिलेगी आपको, पीनियल ग्रंथि। ठीक है, तो तीसरी आंख कहते हैं। दूसरा देखिए पहले इसे आत्मा का स्थान भी कहा जाता था, तो आपको ध्यान रखना है आत्मा का स्थान, आत्मा का स्थान भी इसे कहा जाता था, आत्मा का स्थान। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। मानव शरीर की सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि, तो देखिए सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है, पीनियल ही है साथियों, अंतःस्रावी ग्रंथि है। इसकी बात करते हैं तो इससे दो हार्मोन निकलते हैं, हार्मोन के नाम ध्यान रखने हैं आपको, हार्मोन। तो देखिए एक तो मेलाटोनिन हार्मोन ध्यान रखना है, एक सेरोटोनिन। तो देखिए मेलाटोनिन ये साथियों काले रंग के लिए उत्तरदायी है, काले रंग के लिए क्या है, उत्तरदायी है। दूसरा आपको ध्यान रखना है सेरोटोनिन, सेरोटोनिन। तो साथियों सेरोटोनिन का मुख्य काम नींद दिलाना है, बच्चों में नींद लाना है। तो नींद वाला ग्रंथि कौन सी है, नींद वाली ग्रंथि है पीनियल ग्रंथि। ये बात आपको यहां से ध्यान रखनी है। तो हमने पीनियल ग्रंथि तक का अध्ययन कर लिया है, यहां तक का एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम बात करेंगे आगे, फिर नेक्स्ट बात करते हैं। तो बढ़े साथियों आगे। पीनियल ग्रंथि के बाद हम पहुंच जाते हैं साथियों कौन सी ग्रंथि पर, थाइमस ग्रंथि पर। कौन सी पर, थाइमस। तो देखिए थाइमस ग्रंथि, तो थाइमस ग्रंथि की हम चर्चा करते हैं तो इसमें भी आपको दो बातें ध्यान रखनी। एक तो देखिए प्रोटीन का स्राव करती है, प्रोटीन का निर्माण करती है। तो पहला पॉइंट तो आपको ध्यान रखें, प्रोटीन का निर्माण करती है, प्रोटीन का निर्माण करती है। ये साथियों किन में करती है, बच्चों में एवं किशोरों में, बच्चों में एवं किशोरों में ये प्रोटीन का निर्माण करती है। ठीक है, दूसरा आपको यहां से क्या ध्यान रखना है साथियों, दूसरा
एक तो प्रोटीन, एक टी लिम्फोसाइट बनाती है। कौन सी? टी लिम्फोसाइट कोशिकाएं, टी लिम्फोसाइट। तो टी लिम्फोसाइट कोशिकाओं का भी निर्माण करती है। ये 14-15 साल तक ये कार्य करती है, 14-15 साल तक कार्य करती है। थाइमस ग्रंथि से इतना ही ध्यान रखें, ये 14-15 साल तक प्रोटीन का स्राव करती है, टी लिम्फोसाइट बनाती है, ये बात आपको ध्यान रखना, ठीक है। अब हम उसके बाद चलते हैं साथियों नेक्स्ट, हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस, तो हाइपोथैलेमस में भी आपको ज्यादा ध्यान नहीं रखना, ये सभी ग्रंथियों पर नियंत्रण रखती है। यानी पीयूष ग्रंथि तो किस पर नियंत्रण नहीं रख पाती? हाइपोथैलेमस पर नियंत्रण नहीं रख पाती है पीयूष ग्रंथि, और एक पैराथायराइड पर नहीं रख पाती है, लेकिन ये हाइपोथैलेमस सब पर क्या रख पाती है? नियंत्रण। तो देखिए आपको ध्यान रखना है, यह सभी अंतःस्रावी ग्रंथियों पर नियंत्रण रखती है। अंतःस्रावी ग्रंथियों पर क्या रखती है? ग्रंथियों पर नियंत्रण रखती है, नियंत्रण रखती है। एक बात तो ये ध्यान रखनी है। दूसरी बात इनसे याद रखनी है आपको, ये 9 प्रकार के हार्मोन स्रावित करती है। तो देखिए दूसरा पॉइंट आपको यहां से ध्यान रखना है, 9 प्रकार के, देखिए 9 प्रकार के हार्मोन, 9 प्रकार के हार्मोन स्रावित करती है, हार्मोन स्रावित करती है। ये बात आपको यहां से ध्यान रखना, 9 प्रकार के हार्मोन स्रावित करती है। एक बार साथियों यहां तक का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम चर्चा करने वाले हैं नेक्स्ट, यानी जनन ग्रंथियों की बात करेंगे। कौन सी ग्रंथियों की? जनन ग्रंथियों की हम बात करते हैं। देखिए अभी तक हमने कौन कौन सी देख ली साथियों, तो देखिए हमने कितनी ग्रंथियां यहां पर देख चुके हैं। तो देखिए सबसे पहले हमने पीयूष वैसिप्रेन की बात करी थी, सॉरी वो पीयूष ग्रंथि की हमने कल ही बात कर ली थी। आज हम देखिए थायराइड ग्रंथि 2 नंबर, 3 नंबर पैराथायराइड, 4 नंबर एड्रिनल, 5 नंबर पेनियल, 6 नंबर थाइमस, 7 नंबर हाइपोथाइमस, और अब हम 8 नंबर बात करते हैं जनन ग्रंथियां। तो देखिए जनन ग्रंथियां, जनन ग्रंथियां। तो साथियों जनन ग्रंथियों की हम बात करते हैं, तो आपको यहां से ध्यान रखना है, एक तो होती है टेस्टिस, टेस्टिस। एक तो कौन सी ग्रंथि होती है साथियों? टेस्टिस ग्रंथि। दूसरी आपको ध्यान रखनी है ओवरी ग्रंथि। कौन सी? अंडाशय ग्रंथि, अंडाशय ग्रंथि। अब आपको यहां से अच्छे से ध्यान रखना है, टेस्टिस ग्रंथि पुरुषों में पाई जाती है, ये किस में पाई जाती है? पुरुषों में। और यहां पर अंडाशय ग्रंथि ये महिलाओं में पाई जाती है। ये किन पाई जाती है साथियों? महिलाओं में, ठीक है, ये महिलाओं में पाई जाती है, ये बात याद हो जाएगी आपको। अब देखिए टेस्टिस ग्रंथि से जो हार्मोन स्रावित होते हैं वो एक तो टेस्टोस्टेरोन, ये आपको ध्यान रखना है, टेस्टोस्टेरोन जनन हार्मोन है पुरुषों का, पुरुषों का क्या है? जनन हार्मोन। और दूसरा स्पर्म, स्पर्म यानी शुक्राणु का निर्माण करते हैं। शुक्राणु का निर्माण किसके द्वारा होता है? टेस्टिस ग्रंथियों के द्वारा। 2 बात तो आपको इससे ध्यान रखनी है, जनन ग्रंथि में कौन सी से? टेस्टिस ग्रंथि से, ठीक है। उसके बाद अंडाशय, इसके द्वारा देखिए 3 ग्रंथियों का, 3 हार्मोन्स का क्या होता है? स्रावन। जैसे टेस्टिस ग्रंथि टेस्टोस्टेरोन और स्पर्म यानी शुक्राणु बनते हैं। इसी प्रकार से अंडाशय ग्रंथि से आपको ध्यान रखना है, एक तो एस्ट्रोजन हार्मोन, महिलाओं में एस्ट्रोजन हार्मोन, दूसरा प्रोजेस्टेरोन हार्मोन, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन, तीसरा रिलैक्सिन हार्मोन, रिलैक्सिन हार्मोन। तो रिलैक्सिन हार्मोन का क्या होता है? यहाँ पर स्राव होता है, रिलैक्सिन। तो साथियों ये हमने अंतःस्रावी ग्रंथियां एक एक करके कंप्लीट अध्ययन किया है। अब हम एक बार देखते हैं, टाइम है तो हम बहिस्रावी भी करवा देते हैं,
क्योंकि बहिस्रावियों में ज्यादा है नहीं, ठीक है। तो आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो साथियों अब हम आपको बहिस्रावी ग्रंथियां और बता देते हैं, मुख्य मुख्य, ठीक है। तो देखिए बहिस्रावी ग्रंथियां, बहिस्रावी ग्रंथियां साथियों देखिए बहिस्रावी ग्रंथियां एंजाइम का स्राव करती हैं। पहली बात तो ये ध्यान रखें, ये किनका, एंजाइम का स्राव करती हैं, जबकि अंतःस्रावी किनका स्राव करती थी, हार्मोन का स्राव करती थी। ये एंजाइम का स्राव करती हैं। इनमें नलिकाएं पाई जाती हैं साथियों, नलिका युक्त होती हैं, नलिका युक्त होती हैं। ये आपको यहां से ध्यान रखना। अब देखिए यहां पर आपको ध्यान रखनी है, एक तो बहिस्रावी ग्रंथि में हम कौन सी बात करते हैं, कान में पाई जाने वाली बहिस्रावी ग्रंथि। तो देखिए कान में पाई जाने वाली, कान में पाई जाने वाली, तो साथियों देखिए कान में पाई जाने वाली बहिस्रावी ग्रंथि है सूरेमन ग्रंथि। कौन सी ग्रंथि, सूरेमन ग्रंथि। ये आपको ध्यान रखना है। आपसे पूछ लिया जाएगा सूरेमन ग्रंथि कहाँ पाई जाती है, तो कान में पाई जाती है। कैसी है, बहिस्रावी ग्रंथि है। ये मोम का निर्माण करती है। कान को जैसे खुजाते हैं ना, जितना ज्यादा खुजाओगे उतना मोम बनेगा, तो इसलिए कम खुजाया करो, ठीक है। तो सूरेमन ग्रंथि हो गई। दूसरी हम बात करते हैं, आंख की दो ग्रंथियां हैं साथियों, आंख की ग्रंथियां। तो देखिए आंख की ग्रंथियां दो हैं साथियों, एक तो है ऊपरी भाग में, ऊपरी भाग में जिसे क्या कहते हैं साथियों, ऊपरी भाग में है एक तो, और एक निचले भाग में है, एक निचले भाग में है। ऊपरी भाग में साथियों लैक्राइमल है, लैक्राइमल अश्रु ग्रंथि। तो देखिए एक तो आपको ध्यान रखना है लैक्राइमल, लैक्राइमल यानी ये आंसू प्रवाहित करवाती है, अश्रु ग्रंथि जो ऊपरी भाग में होती है। कहां होती है, ऊपरी भाग में, ठीक है। एक होती है निचले भाग में, मेबोमियन ग्रंथि। ये निचले भाग में होती है मेबोमियन ग्रंथि, जो तेल और आंख के अंदर जो कीचड़ होता है उसको क्या करती है, साफ करवाने में मदद करती है, ठीक है। ये आपको यहां से ध्यान रखना है। तो आंख की ग्रंथि ऊपरी भाग में लैक्राइमल यानी अश्रु ग्रंथि, निचले भाग में मेबोमियन ग्रंथि जो आंख में तेल और कीचड़ को क्या करती है, साफ करती है, ठीक है। ये आपको यहां से ध्यान रखना है। एक बार यहां तक का स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम अन्य बहिस्रावी ग्रंथियों को भी देख लेते हैं। तो देखिए नेक्स्ट हम चर्चा करते हैं साथियों। तो देखिए तीसरी हम यहां पर बात करते हैं श्वेत ग्रंथियां, श्वेत ग्रंथियां। तो श्वेत ग्रंथियां भी क्या है साथियों, बहिस्रावी ग्रंथियां हैं। तो श्वेत ग्रंथियां ये क्या, पसीने को निकालती हैं, पसीने को निकालने का काम करती हैं, बस इतना ही ध्यान रखना है। उसके बाद देखिए चौथा हम बात करते हैं तो तेलीय ग्रंथि। कौन सी, तेलीय ग्रंथि, तेलीय ग्रंथि। तो साथियों तेलीय ग्रंथि ये मुख्य रूप से नाक में पाई जाती है, नाक में पाई जाती है। और साथियों नाक में से जब थोड़े फुंसी से निकलते हैं ऐसे दबाने पर, तो वो तेलीय मात्रा ही होती है। वो कौन सी मात्रा होती है, तेलीय मात्रा, जिसे सीबम कहते हैं। तो ये क्या, सीबम को क्या निकालती है, सीबम निकालती है। ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद देखिए हम बात करते हैं जठर ग्रंथि, जठर ग्रंथि। तो देखिए बहिस्रावी ग्रंथियों में जठर ग्रंथि भी है साथियों। तो जठर ग्रंथि का जो मुख्य कार्य है वो क्या है, पाचक एंजाइमों का श्रवण करना, पाचक एंजाइम, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। तो पाचक एंजाइमों का क्या करना है साथियों, एंजाइमों का श्रवण करना है, ठीक है। तो ये आपने जठर ग्रंथि की बात कर ली है। उसके बाद साथियों देखिए
जो सबसे बड़ी बहिस्रावी ग्रंथि और अंतःस्रावी सब में बड़ी है यकृत, वो भी बहिस्रावी है। तो देखिए छठा हमको ध्यान रखना है यकृत। क्या याद रखना है साथियों? यकृत। तो देखिए ये सबसे बड़ी ग्रंथि है, चाहे बहिस्रावी हो चाहे अंतःस्रावी, सबसे बड़ी ग्रंथि है। अब साथियों देखिए यकृत के बारे में वैसे टोटल बात हम बता देते हैं आपको। एक तो आपको ध्यान रखना है यकृत का मुख्य काम क्या क्या है। तो एक तो बिलीरुबिन को नियंत्रित करना है, एक पित्त रस का निर्माण करना है, पित्त रस का निर्माण करना है, संश्लेषण करना है, विटामिन ए का संश्लेषण करना है। यकृत कोशिकाएं सबसे ज्यादा जल्दी से कवर हो पाती हैं। यकृत कोशिकाओं का पुनर्निर्माण बहुत तेजी से होता है, ये ध्यान रखना है। यकृत के बारे में और बात करते हैं। जब किसी व्यक्ति को जहर दिया जाता है, जब किसी व्यक्ति को क्या दिया जाता है? जहर दे दिया जाता है, तो उसके यकृत की जांच की जाती है, उसके यकृत की जांच की जाती है। यकृत है जो कार्बोहाइड्रेट को भी वसा में परिवर्तित कर देता है। कार्बोहाइड्रेट को किस में परिवर्तित कर देता है? वसा में परिवर्तित कर देता है। इस तरीके से शरीर में यकृत के बहुत बड़े मुख्य कार्य हैं। तो यकृत सबसे बड़ी बहिस्रावी ग्रंथि है। उसके बाद साथियों हम लास्ट मिश्रित ग्रंथि की बात करते हैं। तो देखिए मिश्रित ग्रंथि आपको बता देते हैं। देखिए मिश्रित ग्रंथि, तो मिश्रित ग्रंथि में आपको ध्यान रखना है मिश्रित ग्रंथि। तो मिश्रित ग्रंथि में आपको क्या ध्यान रखना है साथियों? अग्नाशय। कौन सी ग्रंथि? अग्नाशय ग्रंथि। ठीक है, इतना आपको यहां से ध्यान रखना। अग्नाशय को पैंक्रियाज भी कहा जाता है साथियों। क्या कहा जाता है? पैंक्रियाज भी कहा जाता है। ये अंतःस्रावी और बहिस्रावी दोनों प्रकार की है। ठीक है, इसी से इंसुलिन हार्मोन का स्रावण होता है बीटा कोशिकाओं से, अल्फा कोशिकाओं से ग्लूकागोन हार्मोन का स्रावण होता है। तो ये बात आपको यहां से ध्यान रखनी। तो देखिए साथियों आज हमने आपको कंप्लीट ग्रंथियों का अध्ययन करवा दिया है। अंतःस्रावी, बहिस्रावी और मिश्रित ग्रंथियां अच्छे से आप अध्ययन करें। नेक्स्ट क्लास के लिए हम आपसे मिलेंगे होली के बाद। ठीक है साथियों, जय हिंद, जय भारत।